चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो वैद्युत अपघटनी सेल है, वैद्युत अपघटनी सेल के मात्रात्मक स्वरूप, क्वांटिटिव एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इस क्वांटिटिव एस्पेक्ट में मात्रात्मक स्वरूप के अंतर्गत फैराडे का नियम पढ़ेंगे। तो इससे जो पिछले वाला वीडियो था, उस पिछले वाले वीडियो में हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल का गुणात्मक स्वरूप के बारे में पढ़े हुए थे कि गुणात्मक स्वरूप क्या होता है। जिस गुणात्मक स्वरूप में हम लोग पढ़े हुए थे कि किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फलस्वरूप एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो उस वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे ये सब। और ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मात्रात्मक स्वरूप पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग फैराडे का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे वैद्युत अपघटनी सेल मात्रात्मक स्वरूप है। तो मात्रात्मक स्वरूप में जो होता है, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि जो गुणात्मक स्वरूप होता है उसके द्वारा हम लोग एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट का पता लगाते हैं कि एनोड और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, और वो प्रोडक्ट कितना मिल रहा है उसका पता हम लोग मात्रात्मक स्वरूप, क्वांटिटिव एस्पेक्ट के द्वारा लगाते हैं। और इसमें जो होता है, जो मात्रात्मक स्वरूप में जो होता है, जो हम लोग मापेंगे, वो तो या तो भार में होगा, या वॉल्यूम में होगा, या एन में होगा, अर्थात नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं, या कितने आयतन मिल रहे हैं, और कितने भार में यानी कितने ग्राम में मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ों में हम लोग कैलकुलेशन किया जाता है जो मात्रात्मक स्वरूप होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, मात्रात्मक स्वरूप जो है, मात्रात्मक स्वरूप की गणना करने के लिए विद्युत अपघटनी के फैराडे के नियम को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मात्रात्मक स्वरूप है, मात्रात्मक स्वरूप को समझने के लिए हम लोग विद्युत अपघटनी के फैराडे के नियम को समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो विद्युत अपघटनी है, विद्युत अपघटनी के फैराडे के नियम क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटनी के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फैराडे का नियम है। तो यहाँ पर देखिए, फैराडे ने 1834 ईस्वी में, माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? 2 नियम प्रतिपादित किए। फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन नियम से जानते हैं, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर इसका फर्स्ट नियम देखते हैं कि ये जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम में क्या कहा गया है। क्योंकि फैराडे ने विद्युत अपघटनी संबंधी 2 नियम दिए हैं। तो चलिए इसका प्रथम नियम देखते हैं कि प्रथम नियम क्या है। तो देखिए, प्रथम नियम फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में कहा गया है, इसके अनुसार, किसके अनुसार? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार से विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त, अब वह इलेक्ट्रोड एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है। इसके अनुसार से विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए, फैराडे का जो विद्युत अपघटनी संबंधित प्रथम नियम है, तो प्रथम नियम में कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में जो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होता है, जो इलेक्ट्रोड पर यानी जो एनोड और कैथोड पे जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वह प्रोडक्ट की मात्रा, अर्थात वह उत्पाद की जो मात्रा होती है, जो मुक्त पदार्थ होती है, वह उसमें जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उस विद्युत धारा के समानुपाती होता है। वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? W समानुपाती Q, जहाँ W क्या होगा? इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा। यहाँ पर जो W होगा हमारा इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, और Q जो होगा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा होगा, अर्थात Q बराबर इसमें आवेश हो जाएगा। तो जो W है वह Q की क्या हो जाता है? समानुपाती होता है। अर्थात जितना उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होगा, उतना ही ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा हमको।
तो चलिए अब आगे देखते हैं। तब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि W बराबर जेड क्यू हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि W समानुपाती क्यू है। जब समानुपाती हटाते हैं तो वहाँ पे एक हम लोग कोई कांस्टेंट लगाते हैं, जो कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे जेड का प्रयोग किया गया है। W बराबर जेड क्यूब हो जाएगा, W बराबर जेड क्यूब। अब चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो W बराबर जेड क्यू है, W बराबर जेड क्यू है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ W पदार्थ की मात्रा है, Q प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा है, जेड विद्युत रासायनिक समतुल्यांक नियतांक कहते हैं। जेड जो है, जेड को हम लोग विद्युत रासायनिक समतुल्यांक नियतांक अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहते हैं जेड को। अब यहाँ पर देखिए आगे W बराबर जो जेड क्यू है, W बराबर जो जेड क्यू है, तो यहाँ पर जो Q बराबर होता है, Q बराबर सूत्र होता है I इंटू टी, जहाँ I धारा होगा एम्पियर में और T समय होगा सेकेंड में। तो अगर Q के जगह पे हम I इंटू टी का अगर वैल्यू पुट करते, अगर Q है, Q की जगह पर अगर I इंटू टी वैल्यू पुट करते तो कितना माना जाएगा मेरा, W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है अगर I बराबर यहाँ पर जो धारा है, अगर धारा हम अगर यदि 1 एम्पियर ले लेते हैं और T अगर 1 सेकेंड ले लेते हैं, अगर यहाँ पर जो धारा 1 एम्पियर T है 1 सेकेंड ले लेते हैं, तो यहाँ पर W बराबर जेड गुने 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर W बराबर जेड हो जाएगा, अर्थात पदार्थ की मात्रा और विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का जो नियतांक है दोनों बराबर हो जाएगा। जब परिपथ में, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है, अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है, तो वहाँ पर पदार्थ की मात्रा और विद्युत रासायनिक समतुल्यांक दोनों बराबर हो जाएंगे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाएगा तो W बराबर जेड हो जाएगा, अर्थात पदार्थ की मात्रा और विद्युत रासायनिक समतुल्यांक नियतांक दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर W बराबर जेड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, यदि मान लेते हैं एनोड और कैथोड के लिए, क्योंकि पदार्थ की मात्रा जो है 2 गो पे प्राप्त होगा, एनोड पे भी और कैथोड पे। तो यहाँ पे फर्स्ट पे मान लेते हैं जो फर्स्ट प्राप्त हो रहा है वो W1 है, W1 बराबर Z1 इंटू I1 इंटू टी है, और जो दूसरा प्राप्त हो रहा है वो W बराबर Z2 इंटू आई इंटू टी है, क्योंकि धारा तो वही होगा लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रोड और कैथोड पे ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लिए हैं W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी से लिए हैं यहाँ पर देखिए अब लेंगे तो क्या हो जाएगा। तब यहाँ पे अगर हम W1 बट्टा W2 कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए W1 का मान है Z1 इंटू आई इंटू टी और W2 का मान है Z2 इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे आई इंटू टी से आई इंटू टी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आई इंटू टी से आई इंटू टी कट गया। तो यहाँ पर जो W1 बटा W2 बराबर Z1 बटा Z2 आ जाएगा, Z1 बटा Z2 आ जाएगा। यहाँ पर W1 बराबर W2 बराबर Z1 बटा Z2, अर्थात जो W1 बराबर Z1 होगा और W2 बराबर Z2 हो जाएगा, अर्थात ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा और ये सेकेंड पदार्थ की मात्रा के लिए हो जाएगा। ये फर्स्ट पदार्थ की मात्रा और ये सेकेंड पदार्थ की मात्रा दूसरा में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी था, अब W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी था। अगर यहाँ पे हम जेड का मान निकाले तो जेड का मान यहाँ पर जो होता है वो हमारा होता है एम अर्थात मोलर मास या एटॉमिक मास। अब बट्टा 96,500 गुने n फैक्टर होता है। जेड का मान निकाले अगर विद्युत रासायनिक समतुल्यांक नियतांक का, तो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोलर मास या एटॉमिक मास। ये दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, या तो मोलर मास लीजिए या तो एटॉमिक मास लीजिए, बट्टा 96,500 गुने n फैक्टर होता है। बट्टा कितना होता है, 96,500 गुने n फैक्टर होता है। तो अब यहाँ पे जो जेड है, ये जेड के वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी है, तो ये जो जेड है, जेड की जगह पे ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। ये वैल्यू को जब मान रखेंगे तो जेड बराबर हो जाएगा मोलर मास, यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास गुने आई गुने
टी हो जाएगा, मोलर जेड के जगह पे हो जाएगा मोलर मास बट्टा 96,500 गुने एन फैक्टर, तो मोलर मास गुने आई गुने टी और बट्टा यहाँ पे जो है बट्टा हो जाएगा 96,500 गुने एन फैक्टर, बट्टा जो है यहाँ पे हो जाएगा 96,500 गुने एन फैक्टर, यहाँ पे डब्ल्यू बराबर फाइनली ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पर जो आगे है, आगे हम लोग सॉल्यूशन जो चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ें इक्विवेलेंट मास बराबर, इक्विवेलेंट मास बराबर जो होता है वो कितना होता है, मोलर मास बटा एन फैक्टर होता है, मोलर मास बटा एन फैक्टर होता है। तो अगर यहाँ पे इसका हम लोग मान रख देते हैं, यहाँ पे मोलर मास बटा एन फैक्टर, मोलर मास बटा एन फैक्टर के जगह पे इक्विवेलेंट मास रख सकते हैं, मोलर मास बटा इक्विवेलेंट के जगह पे मोलर मास बटा एन फैक्टर के जगह पे इक्विवेलेंट मास रख देते हैं। अगर ये वैल्यू को पुट कर देते हैं तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल बनेगा W बराबर इक्विवेलेंट मास, क्योंकि एम मोलर मास और एन फैक्टर के जगह पे आ जाएगा इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास गुने आई गुने टी, अब बट्टा हो जाएगा 96,500, बट्टा हो जाएगा 96,500, जो फाइनल यहाँ पे ये इसका फाइनल यहाँ पे सूत्र निकलता है, जिस सूत्र का हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगर पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है इलेक्ट्रोड या कैथोड पे जो प्राप्त हो रहा है, तो उसके इक्विवेलेंट मास कितना है नीचे वो पता होना चाहिए, उसके बाद उसमें कितना धारा प्रवाहित किया जा रहा है वो पता होना चाहिए, और कितना समय लग रहा है वो पता होना चाहिए, बट्टा 96,500। इस तरीक़े से हम लोग इलेक्ट्रोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उस वह कितना प्राप्त हो रहा है उस चीज़ का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो उस चीज़ का हम लोग अनुमान इस चीज़ के द्वारा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे जो एम है इसको मोलर मास कहते हैं, आणविक द्रव्यमान, एम है ये एटॉमिक मास है परमाणु द्रव्यमान, और एम है इक्विवेलेंट मास जिसे हम लोग समतुल्य द्रव्यमान कहते हैं। तो ये हो गया फैराडे के वैद्युत अपघटनी का प्रथम नियम। अब चलिए फैराडे के वैद्युत अपघटनी के द्वितीय नियम को देखते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है, तो यहाँ पर देखिए द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ है फैराडे के वैद्युत अपघटनी के सेकेंड लॉ। तो देखिए सेकेंड लॉ में कहता है इसके अनुसार से विभिन्न विद्युत अपघट्टियों के विलयन में, यहाँ पर देखिए विभिन्न विद्युत अपघट्टियों के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो समान विद्युत धारा अर्थात जो विद्युत अपघट्य होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वह विद्युत धारा समान होगा। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की मात्रा, जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो धातुओं की मात्रा है उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है, उनकी तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है, अर्थात जो भी उनका भार होगा उनके कौन चीज़ में होगा, अनुपात में होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि मुक्त पदार्थों की मात्रा W1 तथा W2 है, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मुक्त पदार्थों की मात्रा है एक जो है एक पे W1 हो रहा है और दूसरा पे W2 हो रहा है, एवं संगत तुल्यांकी भार, और उसके संगत जो तुल्यांकी भार है E1 तथा E2 हो, तो E1 तथा E2 हो तो यहाँ पे W1 समानुपाती E1 हो जाएगा, W1 समानुपाती E1 हो जाएगा। जब समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिए K, तो W1 बराबर हो गया KE1, W1 बराबर हो गया KE1। फिर दूसरा के लिए W2 समानुपाती E2 हो जाएगा, तब यहाँ पे भी समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा मेरा K, यहाँ पे लग गया K, W2 बराबर KE2। अब यहाँ पर देखिए अब दोनों को W1 बटा W2 कर दे, W1 बटा W2, तो W1 का मान है KE1 और W2 का मान है KE2, तो K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों में बराबर है तो K से K कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा वो हो जाएगा W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2 बटा E1 बटा E2। अब हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पर जो है W बराबर Z, W बराबर जो Z है ये फैराडे के वैद्युत अपघटनी के हम लोग प्रथम नियम में पढ़े हैं। W बराबर Z होता है, W बराबर Z कब होता है, जब I धारा क्या होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए, और T कितना होना चाहिए, T जो है ये भी 1 सेकेंड होना चाहिए। जब धारा 1 एम्पियर है और समय 1 सेकेंड में जब धारा 1 एम्पियर प्रवाहित किया जाता है तो W बराबर Z हो जाता है, W बराबर Z हो जाता है। तो अगर W की जगह पे हम Z का मान रख दे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा,
W1/W2 बराबर Z1/Z2, Z1/Z2 बराबर E1 इंटू E2, अर्थात तो सभी ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सभी ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। W1/W बराबर Z1/Z2। यहाँ पर देखिए W के जगह पे Z है तो W बराबर Z1 लिख सकते हैं, और W1 बराबर E1 है तो W1 बराबर Z1 बराबर E1 है। सभी एक दूसरे के आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये W1 बराबर Z1 है। यहाँ पे देखिए W1 बराबर E1 है, अर्थात यहाँ पे W जो है E की क्या था, समानुपाती था। W1 E के समानुपाती था। अगर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से Z समानुपाती E भी कर सकते, तब यहाँ पर जो भार है, ये भार कौन चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, भार कांस्टेंट हो जाएगा, और Z समानुपाती E। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग Z समानुपाती E के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यही द्वितीय नियम है फैराडे के, जो विद्युत अपघटनी नियम है, फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम का ये सेकेंड लॉ है। तो सेकेंड लॉ में कहता है कि इसमें के जो समान विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त धातुओं की मात्रा होगी वह तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है, तुल्यांकी भारों के अनुपात में। अर्थात यहाँ पे अनुपात में होता है W1/W बराबर E1/E2। यही था जो इतना के जो होता है अनुपात में होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।